हाणे मां उन शख़्सियत खे दावत ॾियां पियो जेको 2019 ते असां सां अची गॾु थी सिंध इंडिजीनियस लीगल फोरम जो बुनियादु विधई। लाॻीतो असांजे जेतिरा बि इन ॻोठनि जा मसइला हुया उन्हनि खे हाई कोर्ट ते खणी वियो। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि 2018-19 से वो हमारे साथ हैं। उन्होंने बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हाई कोर्ट लोकल कोर्ट्स में जो मुकामी लोग हैं, जो गांववासी हैं, उनको लेकर वो लड़ी हैं। इंडिजीनियस लीगल जो अलायंस जो कानूनी टीम है वो उन्होंने बनाई है। हाँ, जो टीम बनाई है वो भी उन्होंने बनाई है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिजीनियस का केस लेकर गई हैं। हमारी बहुत ही मोहतरमा अबीर अशफाक जो प्रोफेसर हैं, मैं उन्हें दावत देता हूं आप लोगों की तालियों से वो आएँ और कानूनी हवाले से हमें आगही दें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो महफ़िल सजी है, इसमें जितना काम मुझे लगता है हफ़ीज़ बलोच और अख्तर कलमती ने किया है पिछले 1 महीने, कोई भी नहीं कर सकता कि सब ज़मींदारों को और सब लोगों को इधर एक जगह एक एरिया में इकट्ठा करना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ हफ़ीज़ और अख्तर के लिए थैंक यू सो मच। देखें, हमारी पिछले 2-3 सालों से एक कानूनी कार्रवाई तो चल रही है और वो कानूनी कार्रवाई ये है कि हम लोगों ने यूएन के अंदर एक पटिशन दाखिल किया। यूएन ने 2019 के अंदर हमारे पटिशन का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब हमने उनको अप्रोच किया गुज्जर और उरंगी नाले थोड़ा सा साइड पर गुज्जर और उरंगी नाले के केस पे जब हमने अप्रोच किया तो उन्होंने बाकायदा 2 कम्युनिकेशंस हुकूमत सिंध को भेजी कि इन बेदखलियों की वजह से क्या इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हुई हैं। अब पिछले साल OCHCR जो एक इदारा है यूएन का, तो उन्होंने बाकायदा फिर से हमसे रब्ता किया और उन्होंने हमसे कई सवाल पूछे हैं, क्योंकि वो अब बहरिया और मलीर गडाब की ज़मीनों की ऑक्यूपेशन और लैंड ग्रैब के ख़िलाफ़ अब वो एक बहुत बड़ा कदम लेने वाले हैं। जब हम जाते हैं उधर कोर्ट के अंदर गुज्जर और उरंगी के केस में, तो गुज्जर और उरंगी के केस में ये कहा जाता है आला अदालत में कि जो बहरिया की रकम है वो गुज्जर और उरंगी की रिहैबिलिटेशन के ऊपर इस्तेमाल हो। एक्चुअली अगर आप हट जाएं तो मैं बात नहीं कर सकती, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो उधर बाकायदा फिर एक बहस चलती है कोर्ट के अंदर कि ये जो पैसा है ये किसका है। हमारे वकीलों की और हमारी पोजीशन ये थी कि ये पैसा जो है ये कीर्थर के ऊपर ही खर्च होगा। जितने भी मिलियन जुर्माना बहरिया के ख़िलाफ़ लगाया गया है तो वो कीर्थर के ऊपर और गडाब के लोगों पे जो जंगलात के की तबाही की है और जो ज़रई ज़मीनों की तबाही की है, जो नदी नालों के ऊपर डैम्स बनाए हैं जिससे बारानी ज़मीनें तबाह हुई हैं, तो वो पैसा भी उन्हीं का हक़ है। बहरहाल ये गुफ्तगू चलती रही और उस दिन, हालांकि वो केस गुज्जर उरंगी था, उस दिन सुप्रीम कोर्ट के आला अदालत के जजेस ने हमें ये कहा कि बहरिया के अंदर एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच लगी है जो कि इस पैसे के ऊपर समाप्त करेगी। तो सबसे पहले तो हमारी स्ट्रैटेजी ये बनती है, आप लोग सब बैठे हुए हैं, कि हमारी वकला की टीम ये कोशिश करेगी कि उस केस में हम शामिल हों और अपनी दलाइल पेश करें कि आप किसी तरह भी गडाब और मलीर के लोगों का पैसा कहीं और खर्च नहीं कर सकते। आपके पास बहुत पैसा है, आप आपस में लोगों को मत लड़ाएं, क्योंकि हम लोग आपस में, चाहे वो मलीर हो या वो उरंगी हो या वो सेंट्रल हो, हम लोग सब लियारी हो, हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग ऐसी किसी भी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा नहीं होने देंगे। अब उन लोगों ने एक रिपोर्ट दर्ज की है और उस रिपोर्ट के अंदर लिखा है सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट केस में कि मलीर के टेसर टाउन 16 और 87 के अंदर इन लोगों ने घर बनाने शुरू किए हैं। तो अब हमको ये भी सोचना है कि ये टेसर टाउन की 16, 61 और 87 ये ज़मीनें हैं किधर और इसकी मिल्कियत क्या थी, और इधर आपको
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के ये भी लिखा है कि इनको 3 लाख की सिक्योरिटी हायर करनी पड़ी। क्यों? आपने मलीर में जाके सर्वे किया है, 3 लाख आपने मुर्तज़ा को, किसी मुर्तज़ा प्राइवेट सिक्योरिटी को आपने 3 लाख रुपए दिए हैं। अगर वो ज़मीन बंजर है, गैर आबाद है, उधर कोई भी नहीं बैठा और आप आराम से उधर गुज्जर और रंगी के लोगों को शिफ्ट कर देंगे, तो सर्वे के लिए आपको इतनी सख्त सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत पड़ी? आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा यूएन का केस तो चल रहा है, उधर हम प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यूएन की जितनी भी कन्वेंशंस होती हैं हम साइन करते हैं और फिर हम इस बात के ऊपर लागू हो जाते हैं कि हम उनकी सारी बैनुल अक़वामी ट्रीटीज़ को फॉलो करें, तो हमारा ये हक बनता है। लेकिन इधर जो हम केस करेंगे वो ये होगा, जितने भी लोगों से मेरी बात हो रही है पिछले 1 महीने से, तो ज़्यादातर कब्ज़ा गिरी की नौयत ये है कि वो एग्रीकल्चरल लीसेस को रिन्यू नहीं कर रहे। जिनकी एग्रीकल्चरल लीसेस 93 में 23 तक थी, अब वो पटवारी के पास, मुख्तियारकार के पास जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है कि एग्रीकल्चरल लीसेस जो है वो रिन्यू नहीं होंगी। मैंने जब लोगों से पूछा तो बस ये इस बात पे बंद हो जाता है। लेकिन आपने किस कानून के तहत एग्रीकल्चरल लीसेस को बंद किया? आइन जो है वो कहता है कि हक का, ज़मीन का हक, प्रॉपर्टी का हक जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। जब भी कोई फंडामेंटल राइट के ऊपर डाका डाले तो सिर्फ एक हवाला दे देना कि एक नोटिफिकेशन है और उस नोटिफिकेशन के तहत हम लोग आपकी एग्रीकल्चरल लीसेस रिन्यू नहीं कर रहे, ये कानून नहीं है। हमें बाकायदा कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करना होगा। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर ये कोगला और लैंड एक्विजिशन एक्ट जो कि ब्रिटिश के दौर के, उसके तहत अगर ये ज़मीन को हासिल करते हैं तो उसका भी एक तौर तरीका है जो ये फॉलो नहीं कर रहा है। ये जिस तरीके से कर रहे हैं वो एक डिक्टेटोरियल और एडहॉक तरीके से कर रहे हैं। कहीं इधर गए, कहीं उधर गए, किसी को डराया, किसी को सहमाया, किसी को अपने केसेस के अंदर। एक ज़माना था राव अनवर का जिसमें लोगों को FIR के डर से डराया हुआ था। तो अब हम लोगों को ये चैलेंज करना है कि जब दुनिया भर के अंदर, कोलंबिया के एक केस की मैं हवाला देती हूँ कि उधर रिवर अट्राटा जो ज़मींदार उधर के इस्तेमाल करते थे, उससे काटते थे और उधर की ज़राअत चलती थी, उसको बाकायदा एक कानूनी शख्सियत दी गई रिवर अट्राटा को। तो ओके, तो अगर दूसरे ममालिक के अंदर ये नॉलेज, ये शऊर बन रहा है कि आप दरियाओं को, पहाड़ों को, दरख्तों को, नदियों को बाकायदा लीगल स्टेटस दें, और जब उनको लीगल स्टेटस मिलेगा तो वो अपनी जंग लड़ सकते हैं। अगर आप कंपनीज़ को और कॉरपोरेशंस को लीगल स्टेटस दे सकते हैं तो नदियों और नालों को क्यों नहीं? जितने भी मेरे भाई इधर बैठे थे जिन्होंने कहा कि उनकी 35 साल एग्रीकल्चरल लीसेस रिन्यू नहीं हुई हैं, उन्होंने मुझसे ये भी कहा पिछले 10 सालों के अंदर उनकी एग्रीकल्चरल आउटपुट हाफ हुई है। और हाफ इसलिए हुई है क्योंकि जहाँ वाईचाई था तो उधर आपका पानी जहाँ 60 फुट पे मिल रहा था, अब वो पहुँच गया है 360 फुट पे। और जो ज़मीनें बारानी थी, यानी कि काश्त होती थी बारिश के पानी से, तो उधर का वो सिस्टम डैम्स बना के वो पानी रोका गया है। ये गैर कानूनी है। और ना सिर्फ ये गैर कानूनी है, गैर ज़मीरी है कि जो ज़मीन आपको अनाज दे, जिस ज़मीन की आप सब्जियां खाकर पले बढ़ें। ठीक है, मैं भी कराची की पैदाइश हूँ, मुझे भी पता है कि हमारे घर में जो पकता था वो मलीर की सब्ज़ी होती थी, चाहे वो गाजर हो, तुरई हो, कोई भी सब्ज़ी आप ले लें, वो सब इधर से आती थी। तो हमारे सामने एजुकेशन सिटी के नाम, मलीर एक्सप्रेसवे के नाम, बहरिया के नाम, ये सारी ज़मीनें ली जा रही हैं। लेकिन अब जो हम काम कानूनी करेंगे ना, वो इतना पक्का करेंगे कि हम वाकई इनके छक्के छूटेंगे कि इस तरीके से किसी को बेदखल नहीं कर सकते। एक कामयाबी, अजीम देक्कन साहब बैठे हैं और मोहम्मद असलम साहब बैठे हैं। हम लोग एक केस जीते हैं और हमने $5 मिलियन मलीर एक्सप्रेसवे के रोके हैं। और ये बात जो है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपकी पूरी मईशत जो है वो एक न्यू लिबरल एजेंडा के तहत चल रही हो, जहाँ आप अपना पैसा तो ख़ुद रिश्वत में ख़र्च कर रहे हों और मंसूबे चला रहे हों वर्ल्ड बैंक के 2 रुपयों से, एशियन डेवलपमेंट के 2 रुपयों से, तो आपकी क्या हैसियत? उनके भी कवानीन हैं। उनको हमने बाकायदा 3 घंटे की हियरिंग हुई जिसमें अजीम देक्कन साहब ने बोला, मोहम्मद असलम साहब ने बोला, मैंने बोला,
हमारी एक लीगल पार्टनर है सादिया सिद्दीकी जो बेहतरीन तहकीक करती हैं, उन्होंने बोला, सलमान बलोच ने, उन्होंने सुना, ट्रांसलेट करके सुना, और उस कचहरी के बाद उन्होंने कहा कि ये मलिर एक्सप्रेसवे हमारे अपने बैंक के असूलों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हम ज़रई ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकते, हम लोगों के माहौलियाती हकूक़ को तबाह नहीं कर सकते। अब आप ये सोचें कि हमारी हुकूमत बेकारी बनी हुई है इन बैंकों के असूल हैं। हम उन बैंकों की तरफदारी नहीं करते, लेकिन हम उन बैंकों को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने हुकूक हासिल कर सकें। पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई भी ग्रीन स्पेस जो है वो बिल्डिंग्स के अंदर और कंक्रीट के अंदर तब्दील नहीं हो रही जो इधर हो रहा है। आप एक दिन उठते हैं और आप सैटेलाइट टाउन डिक्लेयर कर देते हैं, दूसरे दिन आप उठते हैं और आप कीर्थर को तबाह कर देते हैं। हफीज़ डालते रहते हैं कीर्थर की पिक्चर्स। ये एक कम बात नहीं है कि 200 सालों से इधर के लोग इधर के जानवरों को एक तहफ़्फ़ुज़ देते चले आए हैं। हम लोग जब कलमती साहब के घर गए थे अफसोस करने के लिए, प्रियंका बैठी हैं, तो उधर ही गांव के अंदर, घर के अंदर एक हेजहॉग, पोर्क्यूपाइन आया, नॉर्मल चीज़ है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और बहरिया ने अपनी म्यूज़िक, अपनी रेती बजरी माफिया की वजह से ना सिर्फ बारानी एग्रीकल्चर को तबाह किया है, वाईचाई को तबाह किया है, जंगली हयातियात को तबाह किया है, उनकी चिरागाहों को, जहाँ पानी पीते थे, जहाँ लोग घूमते थे, जहाँ औरतें आज़ादी से घूमती थीं। आप ये सोचें कि दीवारें और कैमरे लगा तो औरतों की क्या इज्जत रही। जिस घर के अंदर 40 बकरियाँ होती थी अभी वो 4 हैं, क्योंकि औरतों की भी एक मईशत थी, और उस मईशत को तबाह करना। तो सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है कि अब हमारी जो लीगल टीम बनी है उसके अंदर कीर्थर का केस सलाउद्दीन अहमद कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन बड़ा वकील हो या छोटा वकील हो, वकील वकील होता है। और अब हम सब आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग मुझे देख रहे हैं 3 साल से, और मैं कहूँगी कि आप लोगों की वजह से, और आप लोगों ने जो मुझे इतनी इज़्ज़त दी है और मुझे काम करने की इतनी स्पेस दी है, नासिर जमाल साहब के घर हम जाके मीटिंग्स करते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे ज़िंदगी भर कभी भी इतनी इज़्ज़त और एहतराम नहीं मिली जितनी मुझे बलोच और सिंधी कौमों से मिली है। इधर के जो मुकीम हैं, दिल से इज़्ज़त, दिल से मोहब्बत, और वो मैं रिटर्न करूँगी। क्योंकि देखिए, अगर मैंने लॉ पढ़ा, और वो भी अमेरिका में, बहुत प्रिविलेज, कैलिफोर्निया बार की मैं मेंबर हूँ, बहुत प्रिविलेज है। इस प्रिविलेज के साथ अगर आपकी सियासत और ज़मीर हो ना, तो फिर आप कभी पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, मर के भी नहीं। पैसे की कोई औकात ही नहीं रहेगी। असल औकात होती है इंसान की, हुकूक की, आपकी और मेरी। शुक्रिया बहुत बहुत।